अस्सलाम वालेकुम। आई होप यूर फाइन डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज के दिन हम लोग एक और सक्सेस स्टोरी लेकर आए हैं और ख़ास तौर पर ये वीडियो जो है पीएचडी वालों के लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि देखो प्रीवियसली मैंने मास्टर्स एंड बैचलर्स प्रोग्राम के बारे में तो ज़रूर बताया आप लोगों को, लेकिन पीएचडी वालों का भी हमेशा कंसर्न रहता है कि वो लोग जो कि रशिया में पढ़ना चाहते हैं पीएचडी, लेकिन उनको किसी तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड नहीं हो रही। आज वलीद खालिद मेरे साथ मौजूद हैं, मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स से ये करंटली अपनी पीएचडी कर रहे हैं और इनकी जर्नी के बारे में हम पूछेंगे कि क्यों उन्होंने रशिया सेलेक्ट किया एंड इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट उनको मिला कैसे, क्योंकि हर किसी का ख्वाब होता है ऐसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने का। लोमोनोसॉफ यूनिवर्सिटी के बाद इस यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी रैंकिंग है, ओवरऑल क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग भी बहुत अच्छी है, टाइम्स हायर एजुकेशन के अंदर भी बताया जाता है इसके बारे में। बहरहाल आज इनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे और सारी चीज़ें वो अपनी बताएंगे इसके अंदर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ऐसे जब भी मैं कोलैबोरेटिव वीडियोस बनाऊं तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली नोटिफाइड हो जाए। तो वलीद खालिद, पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती स्केड्यूल में से अपना टाइम निकाला। आई नो पीएचडी की स्टडीज़ बहुत हेक्टिक होती हैं, पार्ट टाइम जॉब करना भी एक बहुत बड़ा हर्डल होता है। तो सर अपने बारे में बताइए वलीद साहब। एक्चुअली मेरा जो मास्टर्स था वो तो पाकिस्तान से था, नस्ट से था, इस्लामाबाद से। बट अभी मैं पीएचडी मेरी यहाँ पर स्टार्ट हुई है मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी से। और यहाँ पर लैब है हमारी, अप्लाइड कंप्यूटेशनल जियो फिजिक्स के नाम के साथ है, दुर्गापुर के अंदर। तो यहाँ पर मैं एज आ लेक्चरर रिसर्चर काम कर रहा हूँ यहाँ पर। और रिसेंटली जो मैं बीकॉम मैंने स्टार्ट किया हुआ है वो किया हुआ है न्यूमेरिकल सिमुलेशन ऑफ डायनामिक डिफॉर्मेशन ऑफ हेटेरोजेनियस मटेरियल से मैंने बीकॉम स्टार्ट किया हुआ है। और मैं अक्टूबर 2022 के अंदर यहाँ पर आया था। और अभी मेरा तकरीबन फर्स्ट ईयर क्लियर हो चुका है, तो अभी मेरा कोर्स वर्क तकरीबन सारा क्लियर है। और अब मैं टोटली रिसर्च के अंदर ही, मतलब मेरी रिसर्च फेज चल रहा है। और अभी तक मैंने 2 आर्टिकल पब्लिश किए हैं, 2 कॉन्फ्रेंस पेपर हम्म। और एक जर्नल पेपर भी मैंने पब्लिश कर दिया। और दूसरे जर्नल पेपर के लिए मैं, मतलब वो वर्क इन प्रोसेस है और उसके ऊपर काम जारी किया हुआ है आज तक। अगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो रशिया पाइनियर है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा। ये बहुत बड़ी तादाद के अंदर बच्चे आते हैं वहां पर पढ़ने के लिए। और ये है कि इनकी यूनिवर्सिटीज इतना अच्छा माहौल प्रोवाइड करती हैं कि बच्चा पीएचडी करने के बाद पोस्ट डॉक्टरेट भी यहाँ पर करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वलीद खालिद काफ़ी यंग है और ही इज़ डूइंग अ पीएचडी विद द फ्लाइंग कलर्स। और ये है कि हम चाहेंगे कि आज वलीद खालिद के बारे में पूछेंगे कि वलीद खालिद ने ये पीएचडी क्यों रशिया से सिलेक्ट करी। और ये है कि नस्ट से अगर इन्होंने अपने मास्टर्स करा तो ये किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री भी जा सकते थे, लेकिन रशिया के अंदर इतने सारी टाइम से ये मौजूद लेकिन रशिया के अंदर ये इतने टाइम से मौजूद हैं, तो इनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे। तो वली साहब मुझे एक बात बताइए, रशियन एजुकेशन स्कॉलरशिप के बारे में आपको कैसे पता चला? जब आपने पीएचडी की कर ली कि यार मुझे पीएचडी करना है, तो रशिया क्यों सिलेक्ट किया आपने? सर बेसिकली अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो मुझे एक फेसबुक का पेज है, आई थिंक सो, RCSCP के नाम से, तो मुझे वहां से इनके बारे में पता चला था। और मैंने इसको सर्च किया और एंड के ऊपर मुझे ये पता चला कि बड़ा इजी है प्रोसीजर, इसका कोई इशू नहीं है। वो एक आपको लिंक शेयर कर देते हैं हर ईयर, आई थिंक सो अक्टूबर के नवंबर के अंदर इनका एक लिंक शेयर हो जाता है और उसके अंदर आपको ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं। तो जब आप बिल्कुल। ऑनलाइन अप्लाई कर देते हो, सब कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, उसमें कोई इशू नहीं होता, हर बंदा इजीली फिल कर सकता है। उसके फिल करने के बाद ये होता है तकरीबन 6 मंथ का टाइम होता है, 6 टाइम का आपको वेट करना पड़ता है। जब आप 6 मंथ हम्म। के बाद फिर RCSCP के वाले आपको नोटिफाई करते हैं कि उनका एक अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपका CGPA कितना है, आपका ओवरऑल एग्रीगेट कितना है। जब वो ये सारा एग्रीगेट बना लेते हैं तो उसके बाद आपको वो बताते हैं कि वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड। बिल्कुल। तो जब शुरू में जब आपको पता चल जाता है ठीक है आपकी फंडिंग क्लियर हो जाए, इनिशियली सब इशू ये होता है कि आपकी फंडिंग क्लियर है कि नहीं क्लियर। जब शुरू में आपको पता चल गया आपकी फंडिंग क्लियर होता है तो फिर उसके बाद आपको फर्दर आपका जो डाटा होता है वो आगे यूनिवर्सिटीज को भेजा जाता है। तो मेरी पहली हम्म। प्रेफरेंस ही MIPT थी, क्योंकि इसका ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत अच्छा नाम था। और अगर बाय सब्जेक्ट वाइज इसकी रैंकिंग देखी जाए तो ये 41 नंबर के ऊपर आती है और ये नो बहुत डाउट। अच्छी यूनिवर्सिटी है। बेस्ट है। और बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है MIPT के, इनके अपने 7 से 8 नोबल प्राइज विनर हैं जो लोगों को नहीं पता होगा, आई थिंक सो। और जब सही आप एंटर करते हैं, जब पहले आप चेक करते हैं कि वाकई यहाँ के लोग इतने ज्यादा काबिल थे कि उन्हें इतना ज्यादा मतलब नोबल प्राइज मिले हैं।
और एज सुन एज आप इंटर करते हो एमआईपीटी के अंदर, तो सबसे पहले आपको रदरफोर्ड और लैंडाओ की जो होती है ना हम्म। डमीज आपको नजर आती हैं। और ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं, मतलब 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर हम रदरफोर्ड और बोहर के बारे में पढ़ते मेंडलीव आए हैं पीरियोडिक जिन। टेबल के बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे जी हैं। जी। और रदरफोर्ड और बोहर ने जो उन लोगों ने 1945 के अंदर इस यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर किए हैं, और उनका बड़ा नाम है इस इंस्टीट्यूट के अंदर, और उनकी नाम के साथ स्पेशल यहाँ पर इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं। बिल्कुल। तो उनका काफ़ी ज़्यादा नाम है इंस्टीट्यूट के अंदर। ओवरऑल रैंकिंग अगर इसकी देखी जाए तो मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इसके मुकाबले में थोड़ी बेहतर है, बट वो जो है वो लिटरेचर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो उससे एमआईपीटी बहुत ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरा होल आपके साउथ अमेरिका यहाँ पर बैठा हुआ है। अगर मैं हम्म। अपना बताऊं कि मैं जिस हॉस्टल के अंदर मैं रह रहा हूँ, मैं डोमेट्री नंबर 4 के अंदर रहता हूँ, तो मेरे जितने कोलीग्स हैं वो कोई सारे साउथ अमेरिका से हैं, मेक्सिको से है, कोई ब्राजील से है, इवन जितने साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना से लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। आप कहें माशाल्लाह। कि होल यूरोप इसके अंदर बैठा है। इवन फ्रांस और जर्मनी के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बैचलर के अंदर यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आप थिंक सही कह रहे हैं। इनका जो है ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा टफ है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। तो वो हम्म। जो एजुकेशन सिस्टम है टफ है, उसकी वजह से इसकी रैंकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और होल यूरोप आप कहें कि यहाँ हम्म। पर आता है इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए। तो ये मेरी रीज़न थी कि मैं एमआईपीटी मैंने क्यों सिलेक्ट की। वो जगह जहाँ पर आपके तमाम बेसिक नेसेसिटीज पूरे किए जाते हैं, तो बच्चों का जो माइंड होता है वो बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होता। और यही है कि यूरोपियन कंट्रीज में होता ये है कि फिर उनकी फीसेस इतनी ज़्यादा होती हैं और या फिर अपॉर्चुनिटीज़ इतनी लिमिटेड होती हैं, जिसकी वजह से जो होता है स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इतनी ज़्यादा जो है अपनी एजुकेशन के ऊपर तवज्जो नहीं दे पाते। दे जस्ट डू के वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं और फिर इन्वॉल्व होते हैं और अपनी स्टडीज़ खराब करते हैं। लेकिन टॉकिंग अबाउट द रशिया, फर्स्टली एजुकेशन इन रशिया जो प्लेटफॉर्म है वो डायरेक्टली जो है रशिया की एजुकेशन मिनिस्ट्री से एफिलेटेड है, और ये है कि जितनी भी फंडिंग होती है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं आपको। जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, आपको पॉकेट मनी दी जाएगी, जिससे आपका जो है लिविंग कॉस्ट एक्सपेंसेस इजीली आपके कवर्ड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये आपको मंथली पे करते हैं कि 10,000 15,000 या 20,000 रुपीज आपको पे करते हैं। हम्म। और आप बैचलर के स्टूडेंट हो तो आपका इसमें गुजारा नहीं हो रहा, आप कह रहे हो नहीं यार दिस इज इनफ, मैं इसके अंदर नहीं कर सकता, मेरे लिए मुश्किल है। तो एमआईपीटी के अंदर एक ऐसा आप ये कह सकते हैं एक ऐसा रूल्स है या एक ऐसी स्कीम है कि आपको हर मंथ मंथ के अंदर जो आप एक्सपेंसिव करते हो और उनकी एंड के ऊपर आपके पास एक रिसिप्ट होती है। तो आप अपनी वो रिसिप्ट उस फॉर्म के साथ लगा के एमआईपीटी को सबमिट कर दो, तो एमआईपीटी आपको वो रिफंड करना शुरू कर देती है। इवन आप शुरू में मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी, बट यहाँ पर आया हूँ तो मुझे पता चली है। जो मैंने टिकट की भी मतलब पैसे वगैरह पाकिस्तान से करके आया था, तो यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने एमआईपीटी को दिया, तो एमआईपीटी ने मुझे वो भी रिटर्न कर दिया। क्योंकि उन्होंने मुझे ये बताया हुआ था कि आप स्कॉलरशिप के ऊपर हो, और जो स्कॉलरशिप के ऊपर होता है तो उसके टिकट के भी पैसे भी रिटर्न हो जाते हैं। इवन कि यहाँ पे दोबारा जो मेरा वीजे के लगे थे वो भी मेरे रिटर्न हो गए। तो मतलब ये जितनी। है कि आप जितनी भी एक्सपेंसेस हैं एक जो इनका क्लेम फॉर्म होता है आप उन पर मेंशन करके देते हो और फिर उसके जी बाद वो रिम्बर्स कर देते हैं आपको जितनी भी जी जी इनकर्ड जी एक्सपेंसेस जी हैं। जी जी, ये सारे रिम्बर्स दैट्स कर देते नाइस। हैं। ये मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। और ये मैंने आज तक अभी किसी यूरोपियन कंट्री के बारे में नहीं सुना कि किसी इवन एक्स वाई के मैं जेड ये यूरोपियन कंट्री में ये कोई यूनिवर्सिटी और वो ऐसा करे। रशिया में ही इवन के पॉसिबल हो सकता है। इवन कि मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ही जिसके मतलब हालात ठीक नहीं है, तो उसके कपड़ों के उसके जूतों के हर कुछ आप एमआईपीटी रिफंड कर देती है। क्योंकि यहाँ पर इनका एक अपना प्रॉपर एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि कोई बच्चा जो डिजर्विंग है तो उसके लिए लाजमी ये चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। यहाँ पर तो बाज़ लोगों ने, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर, अगर आपको पता है हम्म। -25 -30 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, तो जो जैकेट्स होती हैं वो नॉर्मल नहीं होती, वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव होती हैं। नो तो डाउट। अगर किसी को 20,000 या मोर देन 20,000 रुपीज की अगर किसी को जैकेट चाहिए तो वो भी एमआईबीटी प्रोवाइड करती है। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग यकीन नहीं हो रहा है कि ये इतनी जब इतनी सारी फैसिलिटीज रशियन यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स की वेलबींग के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पर जो बच्चा पढ़ने जाता है वो पढ़कर ही आता है। उसको फिक्र नहीं होती कि मेरे जो नेक्स्ट टाइम जो मुझे रेंट पे करना है उसका कोई मसला तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रेंट ऑन एन एवरेज 600 रूबल से लेकर 1200 रूबल्स तक जाता है एंड कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन योर लाइफ स्टाइल। आप मुझे बताएं सर आपका क्या वैसे टोटल हॉस्टल एक्सपेंस है वैसे यहाँ पर।
पर मेरा तो बहुत कम है इस हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि मेरा जो है 1,000 रुपए के पास पास है, आप ये कह सकते हैं। ये तो पाकिस्तान से भी कम होगा। इवन आप पाकिस्तान में अगर हकीकत में। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर आप एक फ्लैट रेंट पे लेते हो तो कम से कम आपको 10,000 से 15,000 रुपए लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल। यहाँ पर देखो तो ये पाकिस्तानी तकरीबन 3-4 हजार रुपया बनता है। तीन बिल्कुल हजार सही कह बनता है, रहे हैं। 4,000 भी नहीं बनता है। 300 में अगर आपको एक रूम मिल रहा है, सेपरेट मिल हम्म। रहा है, इवन उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, हम्म। आपको सर्दियों के अंदर गैस फ्री है, बाकी जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें आपको फ्री हैं, तो ये हंड्रेड तीन परसेंट हजार के अंदर बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। इवन अगर आप यूरोप में चले जाते हो इसके मुकाबले में, तो वो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा बिल्कुल एक्सपेंसिव सही है। कह रहे हैं। इनकी कैटेगराइज हैं रूम के हवाले से, और ये है कि जो बैचलर्स प्रोग्राम में होते हैं उनको शेड अकोमोडेशन मिलती है, मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर भी ऐसा ही है, लेकिन पीएचडी वालों को ये लोग सेपरेट रूम्स देते हैं। और उस रूम के अंदर जो है वो 24 आवर्स वार्म वाटर हो गया, सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम इनका हो गया, और ये है कि क्लीनलीनेस का भी बड़ा ख्याल किया जाता है। और वीक के अंदर जो होता है वो आपकी बेडशीट्स, आपके जो भी रूम के अंदर जो भी क्लीनिंग होती है वो सारी चीज़ें ही करते हैं। यहाँ का जो मैनेजमेंट होती है ये सारी चीज़ों में ख्याल की जाती है। 24 आवर्स आपको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। अभी हम हॉस्टल की बात कर रहे थे, जब मेरा स्कॉलरशिप में नाम शॉर्टलिस्ट हो गया तो ये जो हॉस्टल की अरेंजमेंट होती है ये कौन आपको करवा के देता है? सर एज सुन एज आपका नाम आ गया और यूनिवर्सिटी की जब आपने RCSP के ने आपको मैसेज कर दिया कि आप सिलेक्टेड हो, तो उसके हम्म। बाद आपको एक ऑनलाइन आपको कहीं के एक पोर्टल मिल जाता है जिसके ऊपर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इनिशियली आपका जब डाटा यूनिवर्सिटी को भेजा जाता है तो आपको नजर आ रहा होता है कि हाँ हम्म। मेरा भी डाटा यूनिवर्सिटी की तरफ चला गया। फिर यूनिवर्सिटी इसको सही है। अप्रूव करती है। अप्रूव करने के बाद अगर आप मास्टर्स के हो तो आपको तो बाय डिफॉल्ट एडमिशन मिल जाता है, या आपका जो क्राइटेरिया होता है उसके बेसिस के ऊपर मिलता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ एज PhD स्टूडेंट, तो इनिशियली आपको एक लिस्ट भेजी जाती है सुपरवाइजर के लिए। आप इन सुपरवाइजर को देखें, आपकी जो फील्ड ऑफ एजुकेशन है आप उनको नाम बता दें कि ये 5 से 6 सुपरवाइजर हैं, ये मैंने सेलेक्ट किए हैं। काइंडली हम्म। आप मैं इनमें से कोई एक सुपरवाइजर सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल। 5 या 6 सुपरवाइजर के जब आप उनको नाम देंगे, तो फिर वो जो आगे यूनिवर्सिटी का जो पर्सन होगा वो डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा उन सुपरवाइजर के साथ। और फिर आपका एक दिन इंटरव्यू के लिए एक सेटअप होगा, एक दिन होगा कि जिस दिन आपने इंटरव्यूज के लिए देना। फिर जब इंटरव्यू होगा तो उसके बाद वो आपको बता देंगे वेदर दे आर आपको अपने पास एज PhD स्टूडेंट रख रहे हैं या नहीं रख रहे, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या आप उसके ऊपर काम कर हम्म। सकते हो इस तरीके के साथ या नहीं कर सकते। तो ये सही है। सारी चीजें सेलेक्ट होने के बाद फॉर एग्जांपल आपको प्रोफेसर ने सेलेक्ट कर लिया तो उसी वक्त आपको बता देंगे ठीक है यू आर सिलेक्टेड फ्रॉम माय साइड, गो अहेड। आपकी फंडिंग तो पहले क्लियर हुई होती है, तो बस उसके बाद आप जो सारा प्रोसीजर होता है वो लीगल प्रोसीजर होता है, वो फिर उन्होंने दोबारा डाटा मिनिस्ट्री को भेजना होता है। मिनिस्ट्री फिर वो दोबारा डाटा RCSP को भेजती है और एंड के ऊपर आपका काम क्लियर हो जाता है। जब सारा आपका काम क्लियर हो जाता है तो उसी ऑनलाइन के पोर्टल के ऊपर आपका आ जाता है एक वीजा नंबर आता है जिसको आप हम्म। कहते हैं। तो वो वीजा इनविटेशन नंबर नंबर। बेस इनविटेशन नंबर, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, कोई वीजा बात नंबर नहीं। इनविटेशन नंबर। वो जो इनविटेशन नंबर होता है, वो इनविटेशन नंबर जब आप फिर वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो वो आपको डायरेक्टली वो उसके अंदर पुट करना पड़ता है। तो आप वो पुट कर देते हो तो वीजा में भी आपको ऐसा कोई मुश्किल होती नहीं है। तो बेसिकली एम्बेसी के अंदर जो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं तो वो उनकी वेबसाइट के ऊपर हैं, आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख लें। उसके लिए मेरे ख्याल से आपको एक चाहिए होता है, एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बाकी आपको आपके तमाम डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन चाहिए होती है रशियन लैंग्वेज के अंदर। उसके अलावा आपको आपकी पासपोर्ट की ट्रांसलेशन चाहिए होती है। उसके बाद आपको एक मेडिकल टेस्ट चाहिए होता है जो आई थिंक कोई भी गवर्नमेंट को हॉस्पिटल बना दे। मैं तो रावलपिंडी इस्लामाबाद से था तो मैं पिम्स में चला गया था, क्योंकि मेरा एक दिन पूरा लगा था वहां से और मैंने वो सारा वहां से बनवा लिया था। ट्रांसलेशन मैंने रावलपिंडी से करवा ली थी, एक ऑथोराइज ट्रांसलेटर मुझे मिल गया था। और उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट नोटराइज भी आपको कराने पड़ते हैं जो आपने ट्रांसलेट कराए हैं, ओरिजिनल आपको करवाने की जरूरत नहीं है। और ये सारे आपने ट्रांसलेट करा लिया, उसके बाद इन सब की कॉपीज बनाकर आई थिंक सो आपको आपको आई थिंक सो बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती। अप्लाई किया था तब ये था कि आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती, बट आई थिंक सो अभी उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दिया, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगी। लेकिन बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आपने इमरजेंसी के अंदर अप्लाई करना है, आप डायरेक्टली इस्लामाबाद के अंदर चले जाएं और जाकर आप उन्हें बता दें कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, तो वो ऐसा आपको तंग नहीं करेंगे और वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं कि उन्होंने स्टूडेंट के डायरेक्टली वो चीज़ें एक्सेप्ट कर ली और उनको कोई इशू नहीं होता। आपने डॉक्यूमेंट देंगे और आपको वो देखते जाएंगे कि ये बच्चा स्कॉलरशिप के ऊपर सिलेक्टेड है, तो उन्होंने इमीडिएटली आपसे आपके डॉक्यूमेंट ले लेने और जो रिक्वायरमेंट होंगी वीज़ा फीस वगैरह के लिए तो वो सबमिट हो जाएंगी। बट यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये है, वो ये है कि आप रशिया में आ रहे हो तो आपको दो चीज़ें वहां से भी अटेस्टेड चाहिए होंगी। एक आपकी जो होगी फाइनल डिग्री होगी,
और एक फाइनल मार्कशीट होगी। ये दो चीज़ें आपको रशिया के अंदर से अटेस्टेड चाहिए। तो वो अटेस्टेड के लिए आपको पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी आपको अटेस्ट कराना पड़ेगा, HEC से भी आपको अटेस्ट कराना पड़ेगा, और IBCC से भी आपको अटेस्ट कराना पड़ेगा। तो जितने आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, आपने ये सारे चैनल से होने के बाद जब फिर आप जाके एम्बेसी वालों को दोगे तब वो टेस्ट करेंगे, वरना वो अटेस्ट ही आपको चीज़ें सारी नहीं करके देंगे। तो ये बिल्कुल चीज़ें लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर आकर आपने दोबारा ये यूनिवर्सिटी को सबमिट करानी पड़ती है, क्योंकि आप मेरी ओरिजिनल जो डिग्री है वो MIPT के पास एक्सेप्ट है, और उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं, और वो ये हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है कि उन्होंने लाजमी बिल्कुल। रखनी है। सो इस तरीके के साथ यहाँ पर जमा करानी होती है, और एंड के ऊपर आपको एक पासपोर्ट ट्रांसलेशन जो होती है तो वो भी आपको अपने पास रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके दो पासपोर्ट हैं, मेरा मेरे साथ ये मसला हुआ था कि मेरे दो पासपोर्ट थे, एक एक्सपायर होने वाला था और दूसरा था कि वो भी मैंने बनवाया ही था। तो फिर ये इशू हुआ था कि उन्होंने कहा था कि दोनों पासपोर्ट की आप ट्रांसलेशन करें और दोनों पासपोर्ट अपने साथ रखें, जब भी जाएंगे तो आपको दोनों पासपोर्ट साथ रखने चाहिए। तो ये था कि अगर आप अप्लाई करो वीजा के लिए, तो अगर आपका प्रीवियस पासपोर्ट है तो आपको वो भी साथ सबमिट कराना पड़ेगा। बिल्कुल। पासपोर्ट जो होता है वो अटैच करके ये लोग देते हैं, मतलब दो पासपोर्ट को स्टेपल करके दे देते हैं, और फिर ये है कि जो प्रीवियस बुकलेट नंबर होता है, फिर पासपोर्ट नंबर होता है, उसके हिसाब से वो जो है वो वेरिफिकेशन में भी। इवन फॉर एग्जांपल, इवन अगर आपने स्कॉलर अपनी RCSP के वालों को ये भी नहीं, RCSP के वालों को ये नहीं बताया हुआ कि आपके दो पासपोर्ट हैं, तो ये आपकी स्कॉलरशिप में भी इशू आ सकता था। मेरे साथ ये इशू हुआ था कि मेरा यहाँ पर जो मिनिस्ट्री के अंदर था, तो वो वहाँ पर मेरा एक और पासपोर्ट बन चुका था। तो वो इशू ये आ रहा था कि वो कह रहे थे कि हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो उसके न्यू पासपोर्ट का आ रहा है, प्रीवियस का नहीं आ रहा। तो फिर मुझे वो दोबारा ट्रांसलेट करके भेजना पड़ा था। तो एंड के ऊपर बचते बचते स्कॉलरशिप कैंसिल होते होते बची थी, जस्ट बिकॉज मेरे दो पासपोर्ट थे और मैंने नहीं बताया हुआ नहीं था। नहीं, बिल्कुल। देखें, RCSE हमेशा एम करता है कि आप लोगों के जितनी भी क्यूरीज हैं वो टाइमली सॉल्व हो सकें। हम लोगों ने हम्म। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर 2023 के इंटरव्यूज कंडक्ट करे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हर बच्चा जाए रशिया में। और ये देखा जरूर गया है कि इस बार बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई जो किया उनका हुआ यहाँ पर। बात यह है कि सारी के आप अपने क्राइटेरिया के अंदर फॉल करें, आप टाइमली अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके दें, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। अगर मैं बात करूं कि एजुकेशन रशिया के अंदर अप्लाई कैसे करना है, सिंपल, इनका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आप फिल करोगे। अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, रिकमेंडेशन लेटर हो गया, या फिर कोई भी आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट हो गया, आइल्स की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बगैर आइल्स भी अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीजें आपने अपलोड कर दी, आप सेंड कर दोगे, अगर आपका क्राइटेरिया के अंदर नाम आएगा तो यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज के अंदर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि आपकी ने अगर मास्टर्स में अप्लाई किया तो आपकी बैचलर्स की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट हो गई, आपका पासपोर्ट हो गया, और उसके साथ साथ मेडिकल सर्टिफिकेट्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें नो HIV, नो TB सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें लगती हैं। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपको नोटराइज भी करवाना पड़ता है, और उसको ट्रांसलेट टू रशियन भी करवाना होता है, जो कि ऑथराइज ट्रांसलेटर्स होते हैं, वहां से करवाइए, जो कि आपको ऑथेंटिक ट्रांसलेशन प्रोवाइड करें। जहां तक ये बात कर रहे हैं, इन्होंने जो सारी चीजें बताई सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसीजर होता है। तो अगर आप देखना हम्म। चाहें तो ये आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि आपको बैंक स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि आप अपनी लगाओ, अपने पेरेंट्स की लगाओ। अगर कोई भी इंसान, आपका रिलेटिव भी अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है ना, तो सिंपल एफिडेविट के ऊपर आप स्टेटमेंट ऑफ स्पॉन्सरशिप करवा दीजिए कि मैं इसको अपनी फर्दर स्टडीज के लिए स्पॉन्सर कर रहा हूँ और फंड करूंगा, दैट्स इट। क्योंकि एम्बेसी की जो अभी आपको मैंने स्क्रीनशॉट दिखाई, एम्बेसी की वेबसाइट है, उसके ऊपर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये सारी डॉक्यूमेंट्स अगर आप उनको सबमिट करते हो तो आपका जो है वीजा लग जाता है बहुत अच्छी तरीके से। इनका वीजा 100% है, इनका वीजा रेशो बहुत अच्छा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑलमोस्ट 100% है, अब तक कोई मैंने रिजेक्शन नहीं सुनी। तो सर चलें, आपने मुझे इतनी अच्छी अपनी जर्नी के बारे में बताया, अब ये मुझे बताएं कि जब हम रशिया लैंड हो जाते हैं तो इमिग्रेशन पर क्या क्या आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, हर्डल्स आते हैं, ये जरा बताइए। एज सुन एज आप लैंड करते हो रशिया के अंदर, स्कॉलरशिप के ऊपर हो, तो आपको वो इमीडिएटली देख लेते हैं कि ये मिनिस्ट्री का मतलब स्टूडेंट है या मिनिस्ट्री की तरफ से इसको स्पॉन्सर किया गया है। तो वो आपको दूसरी बात ही नहीं कह देगा कि वलीद खालिद। मेरे साथ ये हुआ था कि उन्होंने मुझसे कोई बात ही नहीं की थी, उन्होंने कहा था वलीद खालिद, मैंने कहा यस, यू कैन गो अहेड। वो मुझे दे दिया था जो क्या कहते हैं माइग्रेशन कार्ड, इमीडिएटली उसने दे दिया तो गो अहेड। तो मुझे तो इतना सच कोई परेशानी नहीं हुई थी वहाँ के मुकाबले में। बट मैं अगर अपने मुल्क की बात करूँ, तो यहाँ से निकलते साथ तो मुझसे अच्छे खासे क्वेश्चन हुए थे कि आपको स्कॉलरशिप कैसे मिली, क्यों उन्होंने हम्म। आपको स्कॉलरशिप दी, आपका CGPA कितना है, क्योंकि एग्जैक्टली इस्लामाबाद exactly. के अंदर
FIA वालों ने मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए थे एज कम्पेयर टू रशिया वालों ने। मेरे हिसाब से अभी तक जितने स्टूडेंट आए हैं, 5-6 जितने भी पाकिस्तानी हैं, मैंने सबसे पता किया तो किसी को ऐसा तंग यहाँ पर नहीं करते पाकिस्तानी को। वैसे किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे एयरपोर्ट के ऊपर? सर एयरपोर्ट के ऊपर जो मुझसे पहला पता किया गया था कि अगर आपका ये इतना अच्छी डिग्री है तो आप यूरोप क्यों नहीं जा रहे हैं, आप रशिया क्यों जा रहे हैं। तो दूसरा सवाल ये था आपका CGPA कितना है। मैंने बताया था जी मेरा CGPA 3.79 है। तो उन्होंने कहा इतना अच्छा अगर आपका CGPA है, और उन्होंने उनके मेरी डिग्रीज भी खोल के चेक की थी, वाकई ये सही कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने जब खोल के चेक की थी वाकई इतना था, तो उन्होंने कहा आप यूरोप के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर रहे। तो फिर मैंने उन्हें बताया था नहीं नहीं, मैंने MIPT सेलेक्ट की हुई थी और जिसके लिए मैं वेट कर रहा था कि मेरा वाकई इसके अंदर एडमिशन हो और मैंने MIPT के अंदर ही जाना। तो उसके बाद काफी तकरीबन 30 मिनट तक क्वेश्चन आंसरिंग चलती रही थी। FIA वालों ने मुझे इतनी देर मुझे बिठा के रखा था इस्लामाबाद के अंदर, बट एट द एंड उन्होंने कहा था ठीक है आप जा सकते हैं। और आई थिंक ये उन्हीं दिनों का था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उन्होंने जब आई थिंक सो रशिया का विजिट किया था, तो ये वो टाइम था। और मैं आ रहा था जिस वजह से मुझे इतने ज़्यादा क्वेश्चन हुए, बट बाद में जो जितने भी आए हैं जो मुल्तान एयरपोर्ट से या कराची एयरपोर्ट से हैं, तो उनसे इतने ऐसा क्वेश्चन नहीं हुए रहे थे, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से था आई थिंक सो, तो इस वजह से मुझसे इतने हम्म। ज़्यादा क्वेश्चन हुए हाँ, थोड़ी थे। सी स्ट्रिक्टनेस करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सो वलीद, आई केम टू नो दैट के रशिया का जो PhD का प्रोसीजर होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज एंड स्पेशली फ्रॉम द पाकिस्तान। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी कि इनका प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट ईयर के अंदर ये लोग क्या क्या चीज़ें आपसे पूछते हैं, सेकेंड में एंड थर्ड ईयर में व्हाट आर द मेजर स्टेप्स? सर बेसिकली PhD जो है वो हर जहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पर डिफरेंट स्कूल्स हैं, तो हर स्कूल का एक अपना क्राइटेरिया है। और इनका जो PhD का एक क्राइटेरिया वो सिर्फ आप पाकिस्तान नहीं कह सकते, आप पूरी दुनिया से कह सकते हैं कि इनका एक अलग प्रोसीजर है। वो ये प्रोसीजर है कि फॉर एग्जांपल जो आपकी PhD होती है वो 4 से 5 साल की होती है। बाज़ कंट्रीज होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे UK, वहाँ पर 3 साल की PhD है। बाज़ हम्म। ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें 2.5 ईयर की भी PhD होती है। बट यहाँ पर अब मैं जिस स्कूल से हूँ वो स्कूल है अप्लाइड स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेटिक्स। इसके अंदर जो PhD है वो 3 साल की है। अगर मैं किसी और स्कूल की बात करूँ तो वहाँ पर 4 साल की है। फिर कोई और स्कूल है तो वही हर स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका क्या क्राइटेरिया है। और होता ही है कि फॉर एग्जांपल पहले 1 साल होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो आपको कोर्स वर्क क्लियर करना पड़ता है। तो मैंने भी रिसेंटली अपना कोर्स वर्क जितना दिया वो क्लियर कर लिया। और इनका एक और प्रोसीजर ये है कि वो ये कह सकते हैं कि इनका 2 लेवल्स होते हैं PhD के लिए। एक लेवल ये है कि अगर आपने 4 से 5 साल के अंदर अपना पहला लेवल क्लियर कर दिया जिसको वो कहते हैं कैंडिडेट ऑफ फिजिकल साइंसेज, और उसके बाद एक और लेवल स्टार्ट होता है जो इनका होता है D2 जिसे हम कहते हैं। वो भी डॉक्टरेट होता है लेकिन वो थोड़ा सा हाई लेवल वाला डॉक्टरेट होता है। आप वो ये कह रहे हैं उसके लिए कम से कम 7 से 8 साल चाहिए होते हैं वो डिग्री अचीव करने के लिए। और ये सिर्फ ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर सिर्फ रशिया के अंदर ही हो रहा है। और ये सोवियत यूनियन का चला आ रहा है। ये जर्मनी के अंदर भी कुछ अर्सा पहले यही था कि D1 और D2 होता था, लेकिन अभी रिसेंटली जर्मनी ने D2 को खत्म कर दिया और सिर्फ D1 के ऊपर हम्म। उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया। बट ये रशिया के अंदर अभी भी चल रहा है। इसको अगर आपने कहूँ कि अगर आप PhD करके आपको जो पोस्ट मिलती है फॉर एग्जांपल वो असिस्टेंट प्रोफेसर की मिलती है, तो हम्म। आप जब D1 कर लेते हो तो आप बाय डिफॉल्ट असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते हो। और अगर आपने फुल प्रोफेसर लगना हो तो रशिया के अंदर आपको वो D2 भी करना पड़ता है, उसके बाद आप फुल प्रोफेसर जाके लगते हो। तो बेसिकली इस तरीके के साथ इन्होंने अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया हो। लेकिन होता ही है कि जो आपको कैंडिडेट ऑफ फिजिकल साइंसेज मिलती है वो भी डॉक्टरेट की ही डिग्री होती है। अगर आप विकीपीडिया या किसी ऐसी सर्च ऑनलाइन के ऊपर आप सर्च कर लो तो आपको पता चल जाएगा ये जो कैंडिडेट ऑफ फिजिकल साइंसेज है ये बेसिकली डॉक्टरेट ही है, इसकी ही डिग्री। इसके अंदर क्या, जब हम रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं या फिर कॉन्फ्रेंस पेपर, उसके अंदर कोई क्राइटेरिया होता है कि आपको मिनिमम इतनी पब्लिकेशंस करनी है एट द टाइम? सर वो हर यूनिवर्सिटी की होती है। जैसे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में जो HEC की रिक्वायरमेंट होती है वो एक कॉन्फ्रेंस पेपर, सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस पेपर होता है, सॉरी एक जर्नल पेपर, नॉट हम्म। कॉन्फ्रेंस पेपर, एक जर्नल पेपर होता है। बट यहाँ पर जो MIPT की रिक्वायरमेंट है, इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके कम से कम 3 कॉन्फ्रेंस पेपर और 4 आपके जर्नल पेपर हों, तो तब आपको जाके डिग्री मिलती है, और वो भी अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर के साथ। किसी मतलब IEEE वगैरह में नहीं, ये अच्छे जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं उनके अंदर आपका इम्पैक्ट फैक्टर कम से कम 3 या 4 से ऊपर हो और इंडेक्स फैक्टर का उनका भी अच्छा हो। उसके बाद जाकर आपको ये अलाउ करते हैं और उसके बाद आपको एस्पेरेंटा की डिग्री मिलती है। एस्पेरेंटा बेसिकली कैंडिडेट ऑफ जी। फिजिकल साइंसेज या डॉक्टरेट को ही कहते हैं। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है कि 3 आपके कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस पेपर और 3 से 4 आपके जर्नल पेपर हो, तो फिर आपको ये रिक्वायरमेंट करने के बाकी अब आप
डॉक्टरेट के। करंटली MIPT के जितने भी PhD कैंडिडेट्स हैं वो इंटरनेशनल कौन कौन से जर्नल्स के अंदर पब्लिश कर चुके हैं? सर ज्यादातर जितने भी हैं वो तकरीबन नेचर के अंदर लोगों ने अच्छे खासे किए, और नेचर के अंदर पेपर पब्लिश करना इजीली होता है, अच्छा खासा मुश्किल होता है। लेकिन जितने मेरे कोलीग्स हैं उन सब लोगों ने अभी तक, जो मेरे सीनियर हैं, एक दो साल जो मुझसे सीनियर हैं, तो वो सब यही बता दें कि हमारे नेचर के अंदर पेपर है, उसके बाद जाकर हमें डिग्री मिलती है। मैं कहता हम्म। हूँ नेचर के अंदर तो एक अच्छा खासा, कम अज कम आपको 25 से 15 पेजेस के अंदर आपको क्या किया जा सकता है, एक दिया जाता है, और उसके बाद आप पेपर पब्लिश करते हो। और उसके पब्लिश करने के बाद फिर आपको मतलब एट द एंड आपको जो डिग्री होती है वो एमसी पर जाकर डिग्री मिलती है। तो बेसिकली ये है कि आपको नेचर में पब्लिश करना पड़ेगा, उसके अलावा IEEE के अंदर पब्लिश करना पड़ेगा, या जो इंटरनेशनल जर्नल अप्लाइड मैकेनिक्स है आपकी अपनी फील्ड के, आपको उसके अंदर वो क्या करने पड़ेंगे, पब्लिश करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको एंड के बाद डिग्री मिलेगी। पहले आपने सिंपल अपना रिसर्च प्रपोजल बनाया, फिर आपको कोर्स वर्क हो गया, फिर उसके बाद PhD डिफेंस का जो प्रोसीजर होता है, ये मुझे गाइड कीजिएगा कि क्या है इसका। डिफेंस के प्रोसीजर में IPT के अंदर अगर देखा जाए तो ये होता है कि आपको यहाँ पर टीचिंग करना जरूरी है। ये MIPT की रिक्वायरमेंट है कि जब तक आप टीचिंग नहीं करेंगे MIPT के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आप पढ़ाएंगे नहीं, तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा। उसके बाद आपको रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए किसी और रीजन के अंदर भी भेज सकते हैं, कि आप उस एरिया के अंदर जाएं, या कोई एक अननोन यूनिवर्सिटी है जहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, आप उनको जाकर पढ़ाएं। और आपको वहाँ ये भी एक एक्सपीरियंस के अंदर आता है कि ये भी मैंडेटरी आपने ये भी करना है। इसको रिसर्च प्रोजेक्ट का मैंने नाम दिया है। सही उसके है। बाद आपको यहाँ पर इंडस्ट्रीज के साथ भी जाकर काम करना पड़ता है, कि ये लाजमी है, रिक्वायरमेंट है इनकी, कि जब तक आप किसी इंडस्ट्रीज के साथ जाकर, एक एकेडेमिया और इंडस्ट्री के दरमियान जो कैलिब्रेशन होती है वो भी जरूरी होती है, कि एक स्टूडेंट या एक जो PhD कैंडिडेट है, इसने वो जाकर उनके दरमियान में आपस में मिल बैठ के और उनकी प्रॉब्लम को देखना है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है और उनका सोल्यूशन उनको देना है। तो ये भी इनका एक कोर्स है, ये मैं आई थिंक मेरा 5th सेमेस्टर के अंदर है, ये भी मुझे लाजमी करना पड़ेगा, जाने पड़ेगा। ये सब होने के साथ साथ आप पेपर भी पब्लिश करना होते हैं। पेपर पब्लिश तो हर PhD कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने लाजमी ही करनी है। बट ये जो दूसरे आपको काम बताएं, जिसमें रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया, टीचिंग हो गया, और दूसरे रीजन के अंदर जाके इंडस्ट्रीज के साथ जाके काम करना, ये भी मैंडेटरी होता है MIPT के कैंडिडेट के लिए। और एट द एंड जब आप ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, तो आपने एक थीसिस लिखना होता है। थीसिस का अपना इनका एक फॉर्मेट है कि आपने इस तरीके के साथ थीसिस लिखना जी। है। जब आपको थीसिस क्लियर हो जाएगा, तो फिर एक फॉरनर, एक और कंट्री की, किसी और कंट्री के अंदर ये भेजेंगे, और थीसिस को सारा रिव्यू किया जाएगा, और फिर उधर वहां से अप्रूवल आने के बाद फिर यहाँ पर दोबारा आपकी एक रिसर्च कमेटी बनेगी, जो आपकी गाइडेंस एंड एग्जामिनेशन कमेटी होती है, वो बैठेगी, फिर वो इसे रिव्यू करेगी। उसको रिव्यू करने के बाद जब आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी, तो फिर आपका एक डेट मिल जाएगी कि आपका इस दिन फाइनल डिफेंस है, और आपने आकर डिफेंस देंगे, फिर उसके बाद आपको जाकर PhD की डिफेंस। अभी बात करते हैं इंटरनेशनल कॉपरेशंस की। पार्टनरशिप्स यूनिवर्सिटीज आप यहाँ से MIPT से एफिलिएटेड कौन सी हैं? सर इस तरह तो बेशुमार है। टर्की की काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, जापान की काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटीज़ है, जिनके अगर मैं यहाँ पर कार्ड देखूँ तो बेशुमार मेरे पास पड़े हुए हैं। लेकिन मैं भी हम्म। आपको 300 पीछे पड़े हुए मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। तो अच्छे खासे यहाँ पर इनकी कैलिब्रेशन है। जो जो टर्की के जो आप कह सकते हैं अलाइज कंट्री हैं, अलाइज कंट्री हैं, तो उनके साथ इनके अच्छे बड़े अच्छे खासे किस्म के कैलिब्रेशन है। और इवन के अभी टर्की में एक समर स्कूल हो रहा है, तो उसके लिए भी एप्लीकेशन मैंने भी डाली हुई है कि आप आई थिंक एक्सेप्ट हो जाए तो मैं भी टर्की के जाकर समर स्कूल का विजिट कर सकूं। तो इनकी कैलिब्रेशन बाकी इंटर और आज 2-3 कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात है, तो उनके साथ इनकी कैलिब्रेशन भी काफी अच्छी बिल्कुल, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। एक्सचेंज ऑफ आइडिया से होता ये है कि आपके जो भी डिफरेंसेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, वो एक्सचेंज होते हैं, एंड लेटर ऑन व्हाट हैपेंड इज यू जस्ट केम टू नो द न्यू थिंग्स ओवर द टाइम। और ये है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फॉर द पीसफुल पर्पस, ये होते हैं इस्तेमाल। और आई बिलीव इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, टू बी वेरी ऑनेस्ट। if MIPT is actually providing the platform to do all those things, so it's a good place to study. And of course, PhD की जहां तक बात करें, इट्स ऑल्सो प्रोड्यूस द नंबर ऑफ नोबल लॉरिएट्स। आप ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से। सो या दैट विल बी ग्रेट इफ यू थिंक दैट के लोमोनोसॉफ के बाद अगर किसी दूसरे को अगर कहना, तो MIPT इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, ऑनेस्टली। बट लोमोनोसॉफ की जो है वो QS वर्ल्ड रैंकिंग ये आपके सामने अभी करंटली आ रही है, और इसके हवाले से जो है वो टॉप यूनिवर्सिटी ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ ये मानी जाती है। है। व्हाट इज मीन बाय रेड डिप्लोमा, वलीद? सर रेड डिप्लोमा का मतलब बेसिकली ये है कि अगर मैं आपको टर्म ऑफ मार्क्स समझाऊँ, जी। पाकिस्तान में अगर यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर देखा जाए तो CGPA होता है जो टोटल 4 होता है।
तो 4 में से आपके आहिस्ता आहिस्ता मतलब 3 आ गए तो गुड माना जाता है, 3.5 आ जाए। अगर पाकिस्तान में ये देखा जाए तो पाकिस्तान में हम्म, आपका CGPA होता है और 4 होता है, तो 4 के बेसिस के ऊपर आपका गुड, एक्सीलेंट और बैड डिसाइड किया जाता है। लेकिन जी। यहाँ पर अगर रशिया में देखा जाए तो फिर ओवरऑल जो होते हैं वो 10 हम्म। स्कोर होता है टोटल। तो 10 में से अगर आपका 8 आ जाए तो मीन्स कि आप एक्सीलेंट, और 8 सही से है। अगर आपका 6 के दरमियान आ जाए तो 6-7 आ जाए तो फिर वो गुड माना जाता है, और सही है। 6 से अगर नीचे चला जाए तो फिर वो जस्ट पास ही होता है, और अगर 3 से सेटिस्फैक्ट्री नीचे होता है। सेटिस्फैक्ट्री, और 3 से नीचे चला जाए तो आप फिर फेल हो जाते हो, आप एलिजिबल नहीं होते। तो तो रेड डिप्लोमा का ये होता है कि अगर आपका गुड या एक्सीलेंट ग्रेड है ओवरऑल, हम्म। ओवरऑल ग्रेड होता है, तो फिर आपको रेड डिप्लोमा बैचलर्स में भी मिल जाता है और मास्टर्स में भी मिल जाता है। और फिर लेकिन उसके अगर बाद होता क्या है कि आपको रेजिडेंसी बहुत इजीली मिल जाती है यहाँ पर? हाँ, रेड डिप्लोमा मिलने के बाद बाय डिफॉल्ट आपको बड़े अच्छे तरीके के साथ यहाँ पर रेजिडेंसी मिल जाती है। एक RPO होता है इनिशियली, जिसको आप टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट कहते हैं, पहले आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब आप RPO के लिए अप्लाई कर देते हो तो फिर आपको तकरीबन 3 साल का टाइम मिलता है। 3 साल के टाइम के बाद फिर आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है। अगर आप का जो ओवरऑल केस है हम्म। वो बिल्कुल ठीक है, कोई इशू वगैरह उसके अंदर नहीं आया, तो फिर उसके बाद आपको टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट मिलता है। दैट्स नाइस। और होना भी यही चाहिए कि देखें, व्हेन समवन इज एक्चुअली स्पेंडिंग 3 इयर्स, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो सिंपल मास्टर्स के लिए आते हैं और फिर वो PhD के एनरोल हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट, इफ यू आर स्पेंडिंग अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम इन दैट कंट्री, तो ऑफ कोर्स इट्स योर राइट टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। और ये है कि रशिया ने बहुत ज़्यादा अपने जो बॉर्डर्स हैं वो ओपन किए हुए हैं फॉर अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और ये है कि ये लोग आपको हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि आपने, जैसे कि प्रीवियसली वलीद ने बताया कि ही जस्ट received the reimbursement of the expenses which he previously occurred, including the air ticket as well. So for me, it's a very, it was an astonishing news for me. But ये है कि सारी चीजें जो हैं प्रोवाइड की जाती हैं रशिया की तरफ से। और in fact, if you just apply an education and research scholarship, I believe that it will definitely help you to fulfill your education objectives as well as your career goals. जब आप ने इमिग्रेशन कवर कर लिया और फिर उसके बाद आप अपने हॉस्टल के अंदर आ जाते हो, तो उसके बाद फर्स्ट वीक के अंदर अंदर हमें कौन कौन से जो है टास्क परफॉर्म करने होते हैं? एज सुन एज आपको माइग्रेशन कार्ड मिल गया और आप हॉस्टल के अंदर आगे सेटल हो गए, उसके बाद बेसिकली आपको जाके अपने इंटरनेशनल जो स्टूडेंट ऑफिस होता है वहाँ पर बताना पड़ता है कि मैं आ गया हूँ, मेरा ये नाम है। और आपको अपना पासपोर्ट सबमिट कराना पड़ता है सबसे पहले उनको, क्योंकि आपको जो इनिशियली जो वीज़ा मिलता है वो 75 डेज का मिलता है। तो हम्म। आपको अपना जो वीज़ा होता है वो एक्सटेंड कराना पड़ता है सबसे पहले। जब आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा तो साथ ही वो आपके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं मॉस्को के जिस रीजन के अंदर रह रहा हूँ, मुझे उसकी क्या चाहिए, मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए उस एरिया की, तो वो आपका इंटरनेशनल जो स्टूडेंट ऑफिस है वही अप्लाई करता है सबसे हम्म। पहले। और एक और चीज़ है, वो ये है कि आपको अपनी फिंगर प्रिंटिंग यहाँ पर लाजमी करानी पड़ती है। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर के अंदर आपको जाकर वहाँ पर एक कार्ड स्पेशल होता है, जब आप अप्लाई करते हो तो आपकी सारी फिंगर प्रिंटिंग ली जाती है, और उसके बाद आपको एट द एंड तक आपको एक कार्ड इशू कर हम्म। दिया जाता है कि ये कार्ड आपका और आपकी फिंगर प्रिंटिंग होगी, जो वो रशिया का रूल है कि वो आप हर सूरत करानी करनी। उसके अलावा सही आपको है। एक मेडिकल आपको मेडिकल भी यहाँ पर करानी है। मेडिकल का ये प्रोसीजर होता है कि आपको जो भी आपने पहले पाकिस्तान से कराया हो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बट ये अपना खुद करते हैं। और उसकी फीस आई थिंक सो 6,000 रुपये है। वो लाजमी कराना पड़ता है क्योंकि वो रशिया की रिक्वायरमेंट है कि आपने हर सूरत को करवाना है। उसके अंदर HIV आ गया, आपका चेस्ट के एक्सरे आ गए, और भी आपके ब्लड के सैंपल हो गए, और इस तरीके के सारे जितने हैं वो सारे इसके अंदर कवर हैं, तो ये आपको लाजमी करवाना पड़ता है। और उसके सही। नेगेटिव आने के बाद जब वो आपका आ गया, क्लियर हो गया, तो जब आपका वो रिजल्ट क्लियर आ गए तो उसके बाद फिर आपको नया आपका दोबारा वो जो सारे आपके रिजल्ट हैं आपने अपनी यूनिवर्सिटी में सबको दिखाने होंगे कि हाँ जी ये क्लियर है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर रशिया में रहने के लिए आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी चाहिए, वो भी जरूरी है। और जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो तो आपको यूनिवर्सिटी बताएगी कि आपने कौन सी लेनी है। इस तरीके के साथ अगर पाकिस्तान से बैठे आप इसको लेने की कोशिश करेंगे तो वो काफ़ी डिफिकल्टीज आएंगी, तो हर किस्म का एजेंट आपको मिल जाएगा तो वो कहेगा कि आप ये बाय करें ये बाय करें, तो वो मुश्किल हो जाएगा। बट सही। आप एज सुन एज यहाँ पर पहुंचे हैं तो आपने जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि आपने ये वाली मेडिकल इंश्योरेंस लेनी है, ताकि अगर आप कहीं बीमार हो जाए तो आपको इजीली सबसे पास सबसे नियरेस्ट जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पर वो लेकर जाएं, तो उस हॉस्पिटल की वो आपको रिकमेंड करें कि आपने वो वाली मेडिकल इंश्योरेंस हासिल करनी है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि देखें, देयर आर टू टाइप ऑफ इंश्योरेंस।
एक इंश्योरेंस तो बहुत जिसके अंदर आपकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है, और दूसरी इंश्योरेंस वो होती है जिसके अंदर इमरजेंसी ट्रीटमेंट के साथ साथ जो होता है और आपके जितने भी टेस्ट होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। तो इट्स अ न्यू प्लेस फॉर यू, तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड टू अवेल द फुल इंश्योरेंस विच इज प्रोवाइड बाय द स्टेट। और यही होता है कि देखें, यू डोंट नो कि आपको कौन कौन सी जो है वो चीज़ें मेडिकल एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ जाए। अच्छा, एक चीज मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान के अंदर आपने भी मेडिकल टेस्ट करवाए हैं, वो दरअसल प्री स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, और आप जब एडमिशन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो आपको जरूरत होते हैं। और इसके बाद आपको फिर से एक और टेस्ट करवाना पड़ता है रशिया में पहुंच के, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो टेस्ट होते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, तो रशिया के अपने रेप्यूटेड लेबोरेटरीज होती हैं, वहां से आपको करवाने पड़ते हैं। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज एन एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ स्टूडेंट व्हेन ही इज लिविंग इन रशिया? So basically, the average cost of any student is, I think, around 5,000 to 6,000 rubles. If the student is bachelor, I think average cost for a bachelor student is around 2,000 to 3,000 rubles. Hmm. And for a master student, it is around 5,000, and for a PhD, it is 7 to 8,000 rubles. But it depends upon the program on which he is studying. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है तो उसे ये जो मिलते हैं स्टेट की तरफ से वो 5,000 रुपये मिलते हैं। सही और है। अगर कोई मास्टर्स वाला कोई स्टूडेंट है तो उसको स्टेट की तरफ से 8,000 मिलते हैं। और अगर कोई है कि आप कहते हैं कि पीएचडी वाला है तो उसको 10,000 रुपये मिलते हैं। बिल्कुल। बट आपको मैंने पहले ही बताया, ये चीज़ें सारी कवर हो जाती हैं। अगर किसी का मंथली जो एक्सपेंसिव है वो नहीं हो रहे, कवर नहीं हो रहे 5,000, 8,000 या 10,000 के अंदर, तो वो दोबारा ये चीज़ें रीइम्बर्स करवा सकता है यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो स्टूडेंट्स के लिए कोई इशू नहीं होगा अगर वो सिर्फ पढ़ने के लिए ही आ रहे हैं। तो हम्म। उनको अपनी स्टडी के ऊपर तो पूरा फोकस करने के लिए यूनिवर्सिटी पूरा एक मौका प्रोवाइड करती है कि आपके पास ये प्लेटफॉर्म है। अगर आपको इसके साथ कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी सही। आपको सॉल्व करा देगी। मजीद ये कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी होती है, क्योंकि मेट्रो के अंदर आप भी जाते हो, ट्राम हो गया, बसेस, और जो भी मिनी बसेस होती हैं जैसे कि माशरुत का हो गई, तो इसमें सर, ओवर। इसमें तो ओवरऑल अगर ट्रांसपोर्टेशन का देखा जाए तो ये मैं अगर आपको दिखा सकूं तो ये मेरे पास एक कार्ड बना हुआ है। इसको क्या कहते हैं, मॉस्कोवा सोशल कार्ड। हम्म। अब मेरे पास है तो इसका मंथली का, जिस तरह आप पाकिस्तान में जैज या मोबिलिंग का कोई पैकेज हम कराते हैं, मंथली पैकेज प्रीपेड। को प्रीपेड 400 या 500 का हम एक पैकेज कराते हैं, तो मैंने इसके ऊपर 400 का पैकेज कराया हुआ है पूरे मंथ के लिए। तो मैं अब जहाँ मर्जी जाऊँ, ज़्यादा ट्रेन हैं, बसेज हैं, तो जहां पर आगे मैं घूमना चाहूँ तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ये समझे 400 रुपए के अंदर जहां मर्जी घूमो पूरे मैच के अंदर, कोई मतलब जरूरत ये नहीं है। जो आपका कार्ड है ये एक्सेप्टेबल होगा मेट्रो में भी, ये ट्रॉली हर बसेस के अंदर भी होगा, और ये है कि जो लोग ट्रैम्स होती हैं इसके अंदर भी ये सब के एक्सेप्टेबल अंदर, है? यदि ना मास्को, आप मास्को के अंदर आप जहां मर्जी जाए तो आपके लिए फ्री है, आपके लिए कोई इशू नहीं है। मल्टीपल स्टेशन पर भी मैं जाते रहूँ, कोई मसला नहीं होगा? जहां मर्जी एक दफा आप इंटर हो, एग्जिट करें, आपने बस कार्ड टैप करना है क्योंकि हर जगह वाह, यहाँ पर टैप होता है। क्या तो ये बात है। यहाँ। और ये पाकिस्तानी, अगर मैं बात करूं, चले 4 रुपए के भी हिसाब से अगर मैं लगाता हूँ, वैसे 3.5 रुपीज का रूबल चल रहा है, तो आपने कितने बताया मुझको, 400 रूबल्स आपने टॉप अप किए हैं इसके 400 अंदर? जी जी, तो ये और चलें, पाकिस्तानी फोर फोर जा 1600 रुपीज, आई मीन 1600 रुपीज आपका अगर फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कॉस्ट आ रही है, विच इज लीस्ट एक्सपेंसिव एवर। तो इवन आप जहां मर्जी जाए, तकरीबन 2 2 3 3 घंटे का मॉस्को के अंदर अगर आप घूमते रहे तो फ्री है, कोई इशू नहीं। दैट्स रियली नाइस। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे जब भी मैं इन स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत पहले पता होती तो ऑफ कोर्स मैं जरूर ग्रैब करता उसको। मैं अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करता। लेकिन अगेन ये बात है कि हम लोगों ने ये सारी चीजें आप लोग स्टूडेंट्स की नहीं कर रहे हैं, ताकि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी की अचीवमेंट भी बताएं कि किस तरीके से पाकिस्तान कम्युनिटी हर किसी को हेल्प करने के लिए मौजूद है। यहाँ पर जो जो बच्चे पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन RCSD। और ये है कि हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस इनके साथ बनाते रहें। तो लास्टली एक क्वेश्चन हमारे जहन में आया कि भाई ये सारी चीज़ें तो हमने कर ली हैं, और उसके बाद ये है कि पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बताइए कि यहाँ पर बच्चे क्या क्या पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं? सर, पार्ट टाइम जॉब्स अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हो तो आपको एमआईबीटी यहाँ पर खुद अंदर ही प्रोवाइड कर देती है कि आपको एक इंटर्नशिप प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका ओवरऑल जो एक्सपेंसेस है, मैंने आपको पहले बताया, एक तो वो प्लेटफॉर्म था।
दूसरा ये कि आपको एक ये लेक्चरशिप यहाँ पर या टीएशिप जिसे आप कहते हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपको पीएचडी स्टूडेंट को तो काम करने की इतना ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई मास्टर्स का स्टूडेंट है या बैचलर का है, तो उसको बाहर जॉब करने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वरना मेरे भी एक दो दोस्त हैं, वो यहाँ पर मॉस्को के अंदर जाकर वो काम करते हैं, और आई थिंक सो वो 6 से 7 आवर काम करते हैं, और अच्छी खासी उनकी जो मंथली सैलरी है वो भी बड़ी अच्छी बन जाती है। और ओवरऑल अगर आप करना चाहें तो क्यों नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने करनी है या नहीं करनी है। आपको जरूरी जरूरी है तो आप लाजमी यहाँ पर कर सकते हो। कोई यहाँ पर आई थिंक पर हावर के हिसाब से आपको अर्निंग मिलती है यहाँ पर। तो ओवरऑल मैंने कोशिश करी कि वलीद खालिद से वो तमाम क्वेश्चंस पूछे जाएं जो कि पीएचडी कैंडिडेट के जहन के अंदर आते हैं। और ये है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो रशिया जाएं और वहाँ पर पीएचडी करें, क्योंकि ये लोग जो पीएचडी ऑफर करते हैं ये बेस्ट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। और ये है कि वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज है। इसके साथ साथ मुझे इतनी अच्छे लगा कि एमआईपीटी के हर तरीके से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को असिस्ट करती हैं। इनफैक्ट सबसे बड़ा एक मसला आता है कि पार्ट टाइम जॉब्स का, तो ये लोग इन हाउस आप लोगों को पार्ट टाइम जॉब्स प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो भी लिविंग एक्सपेंसेस है वो इजीली कवर हो जाता है। वलीद खालिद, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे साथ बहुत ही कीमती वक्त अपना दिया। आई नो कि आपका जो है स्केजुअल काफ़ी ज़्यादा बिजी है, और मैं काफ़ी टाइम से आपसे करने का ख्वाहिशमंद था। और मैं ये चाहूँगा कि सर आप उन तमाम बच्चों को जो कि पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर एडवाइस तो ये देना चाह रहा हूँ कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल फिजिक्स के अंदर आना चाह रहा है, तो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम हो रहा है। थ्योरेटिकल फिजिक्स के अंदर, हाई एनर्जी फिजिक्स के अंदर, कॉस्मोलॉजी के अंदर, तो ये जैसी फील्ड है जिसके अंदर पाकिस्तान में आप कहें कि आपको इंस्टीट्यूट कम मिलते हैं जहाँ पर आपको इस टाइप की कोई एजुकेशन मिले, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है। तो अगर वो कोई पीएचडी कैंडिडेट है जो इस फील्ड के अंदर आना चाह रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो एमआईपीटी को कंसिडर करें। और यहाँ पर बहुत अच्छी आपको लैब मिल जाएंगी, और इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर। ओवरऑल जो बाकी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा लाजमी एमआईपीटी आए और यहाँ पर स्टडी करें। अगर आप देखें रिसेंट ईयर्स में, तो रशिया ने बहुत तेजी से प्रोग्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन तमाम यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पाइनियर हैं। और आप खुद अगर चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ नोबेल प्राइज विनर रशिया में कितने सारे हैं। सो ये है कि हम कोशिश करते रहेंगे कि इस तरीके की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं इनके साथ। अगर आप चाहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर आकर पढ़ें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रशिया को ज़रूर कंसिडर कीजिए। और ये है कि जब आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाए, जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें आपकी पूरी हो रही हों जो कि एक स्टूडेंट की नीड है, वो आपके पास ओपन डोर स्कॉलरशिप है और दूसरी एजुकेशन इन रशिया स्कॉलरशिप है। ये है कि हम कोशिश करेंगे कि इनके साथ मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो रखें। मुझे बहुत अच्छा लगा वलीद साहब आपके साथ मैंने ये सेशन रखा, और मुझे बहुत कुछ सीखने की नहीं मिला। और हम मजीद चाहेंगे कि दूसरे बच्चों को भी डेली बेसिस पर ये असिस्ट करते हैं। और हम चाहते हैं कि हर बच्चा रशिया जाए, क्योंकि ये आपका बेसिक नीड है जो कि रशियन एजुकेशन मिनिस्ट्री आपकी लिए मौजूद है, असिस्टेंस के लिए। तो थैंक यू सो मच वलीद आपकी कीमती टाइम का। थैंक यू। फिर थैंक इंशाल्लाह यू मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब सो तक मच। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।